नहीं है, सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पार्थिव रूप से एक रूप से जुड़े हुए हैं। और जो लास्ट जो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहता है कि सभी जो पदार्थ या जीव है वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, कि मैं तो अकेला ही पूरा जीवन व्यतीत कर लूंगा, संभव नहीं है। दूसरों से कार्य पड़ता है या फिर दूसरों की आवश्यकता हमें रहती है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही सिद्धांत है जो हम पढ़ेंगे। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके सामने वही। तो ये हमने अभी तक देखे हैं, ये डिटेल में यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये सब चीजें हमें पहले से लगाकर दूसरे तीसरे टॉपिक तक सिलेबस देख लीजिएगा आप। तो सिद्धांत तक शायद फर्स्ट यूनिट तक है, उसको हम इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा डिटेल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट रीड करते जाए। आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली लाइन कि भूगोल पृथ्वी के भौतिक, भौतिक का अर्थ यह हो गया कि पृथ्वी के अंतर्गत पाए जाने वाले वे तत्व जो किसने बनाया है, पक्षी ने निर्मित किए हैं। रुकिएगा, किसी को कोई समस्या आई है? सर आवाज नहीं आ रही है। जिनके पास आवाज नहीं आ रही है, जॉइन वाया इंटरनेट करें। थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगा, समय लगेगा, हम इन चीजों के लिए आदी नहीं है। हमें पूरा का पूरा क्लास सामने चाहिए, तब ज्यादा बढ़िया रहता है। वैसे ये प्लेटफॉर्म ठीक है कि घर बैठे बैठे पढ़ लेते हैं, अच्छा है ना? मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे तो 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर वापस आना, इससे अच्छा तो यही है कि घर बैठे बैठे मैं पढ़ा लूँ। 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे भले दिन भर पढ़ा लूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। चलिए, शायद दीपिका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको देखना पड़ेगा खुद ही किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, नहीं तो सीख कर आइएगा। हम बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट्स पर कि भूगोल पृथ्वी, एक किसी की और समस्या आई, रुकिएगा। दीपिका भाटी, ठीक है, ओके, आप सुधार दीजिएगा। भूगोल पृथ्वी के भौतिक, भौतिक यानी पृथ्वी पर वे सभी तथ्य जो प्रकृति ने खुद बनाए हैं, तथा मानवीय, मानवीय तत्वों के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमारे जितने भी जीव हैं वो सारे शामिल हैं, केवल मानव नहीं, मानव के साथ साथ छोटे छोटे दूसरे जीव भी शामिल होते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं केवल मानव भूगोल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम दोनों की चीजों के बारे में करेंगे कि जितने भी जो प्राकृतिक तत्व है, तथ्य है या तत्व है, जिसके अंतर्गत हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झरने, जलवायु, इन सब का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? भूगोल। जब हम भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में जब भौतिक तथ्यों की बात करते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। जब हम मानवीय तत्वों को पढ़ते हैं तब हम इसे पढ़ते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। ये दोनों ही ब्रांचेज अलग कर दी गई, किसने की? बर्नहार्ड वॉरेनियस ने, ठीक है, उसकी शुरुआत की। तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं, अतः भूगोल को भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल नामक दो शाखाओं में बांटा जाता है। यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो शाखाओं में हम इसे बांट सकते हैं, क्योंकि मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है, और भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं, भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक तत्वों के अध्ययन से संबंधित है। ये पहले भी स्पष्ट कर किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत हम पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, वायुमंडल, महासागर इत्यादि का हमने अध्ययन किया था। ये हम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। और दूसरी ओर मानव भूगोल में जो हम अब पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, भूतल पर यानी पृथ्वी पर मानव का अध्ययन। मानव पृथ्वी पर किस प्रकार से निवास करता है, किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है, पृथ्वी मानव को किस प्रकार से प्रभावित करती है, और मानव पृथ्वी को किस प्रकार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बिना मानव के पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे तो बहुत सारे ग्रह हैं, अगर पृथ्वी पर मानव नहीं होता तो उसे एक पहचान
नहीं मिल पाती। तो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर मानव जाति का वितरण, पृथ्वी पर मानव जाति कहाँ और किस प्रकार से उद्भव या उसका जन्म हुआ, और वे मानव जाति इस पृथ्वी पर रहते हुए कौन कौन से क्रियाकलाप करती है, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। दीपिका भाटी के साथ प्रॉब्लम है, आपको देख लीजिए, और कोई मेरे पास अभी समस्या नहीं का समाधान नहीं कर सकता मैंने एक वीडियो डाला था आपके पास में, अब आई सर, ठीक है, थैंक यू। बढ़ते हैं हम आगे कि भूगोल को दो अलग अलग परंतु परस्पर संबंधित शाखाओं में बांटा जाता है, अलग अलग और लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई। इसको हमने कल देखा था कि आप देखेंगे कि हमने इसको किस प्रकार से समझा कि एक तो है हमारा क्रमबद्ध भूगोल, कल हमने पढ़ा था सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हमने पृथ्वी और पृथ्वी को एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में डिवाइड कर लिया और पूरे पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका सिस्टमेटिक। दूसरा है प्रादेशिक, जिसे रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है। रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने क्या किया, यहाँ क्रमबद्ध भूगोल में हम पूरे के पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, विश्व का नहीं, पूरी पृथ्वी का, जिसके अंतर्गत महाद्वीप भी शामिल है, महासागर भी शामिल है, तथा साथ ही साथ ग्रह नक्षत्र भी शामिल है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है क्रमबद्ध भूगोल, ठीक है। इसे हम सामान्य भूगोल भी कहते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था कि ये क्रमबद्ध भूगोल को सामान्य भूगोल कहा जाता है, और जो प्रादेशिक भूगोल है उसे विशिष्ट भूगोल कहा जाता है, ठीक है। तो क्रमबद्ध भूगोल में पृथ्वी को हमने कुछ भागों में डिवाइड कर दिया और उसका संश्लेषण और विश्लेषण करते हैं। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि उसे प्रदेश में डिवाइड करते हैं। प्रदेश जैसे कि राजस्थान एक प्रदेश है, भारत एक खुद एक प्रदेश है, पाकिस्तान एक अलग प्रदेश है। तो एक प्रदेश में, प्रदेश का अर्थ क्या होगा, प्रदेश हम उस क्षेत्र को कहते हैं कि जहां पर भौतिक सांस्कृतिक विशेषताएं पास के दूसरा जो क्षेत्र होता है उससे बिल्कुल अलग पाई जाती है। मैंने कल उदाहरण दिया था, प्रदेश किस प्रकार से, जिस प्रकार से हम मारवाड़ को अलग करते हैं, गोडवाड़ को अलग करते हैं, कि गोडवाड़ क्षेत्र है वो अलग है, मारवाड़ क्षेत्र अलग है, जो आपके बीकानेर का जो क्षेत्र है वो अलग है, मालवा जो क्षेत्र अलग है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार की संस्कृति और विविधताएं पाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रदेश। तो इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत हम भारत को पढ़ते हैं। तो भारत की अवस्थिति किस प्रकार की है, कौन कौन सी भारत में वनस्पति पाई जाती है, भारत में जनसंख्या किस प्रकार से निवास करती है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, कौन कौन से खनिज पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो रीजनल जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है प्रादेशिक भूगोल। नेक्स्ट, मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, यानी मानव भूगोल किसके अंतर्गत रखी जाएगी, क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत रखी जाएगी, जिसके माध्यम से हम इसको अच्छी तरीके से रीड कर पाएंगे, यानी सिस्टमेटिक तरीके से हम पूरे के पूरे विश्व के बारे में, मैंने कहा था कि जब हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम क्रमबद्ध भूगोल की बात कर रहे हैं, हम सामान्य भूगोल की बात कर रहे हैं, हम किसी क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं, तो हम एक स्पेसिफिक या विशिष्ट भूगोल या प्रादेशिक भूगोल की बात करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी में कि मानव एवं प्रकृति के मध्य, मानव एवं प्रकृति के मध्य, धीरे धीरे समझिएगा, मानव, आप स्वयं और प्रकृति, यानी इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्व के बीच सतत यानी लगातार बदलने वाले परिवर्तनशील क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों। अब सांस्कृतिक लक्षणों का जैसे कि हम मानव और प्रकृति के बीच में हम क्या संबंध है कि पहले देख लीजिए कि पेड़ों को बहुत ज्यादा पूजनीय समझा जाता था, वृक्षों को, चाहे वनस्पति ले लीजिए चाहे विभिन्न प्रकार के जीवों को ले लीजिए, तो उसके संबंधों में अभी बदलाव आया। आज हम किसी पेड़ को काटते समय थोड़ी सी भी झिझक नहीं करते, केवल और केवल वही पेड़ों के क्षेत्र बचे हुए हैं जो किसी प्रकार से औरण सिद्ध कर दिए गए या किसी प्रकार से किसी देवताओं को समर्पित कर दिए गए कि ये इस भगवान या इन देवताओं की ओरण है, तब तो वो बच गए।
बाकी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बच सका है। तो हम परिवर्तित हुए हैं, समय के साथ साथ हमें बदलाव आया है, प्रकृति के साथ हमारे जो संबंध है वो बदले। इसको हम पढ़ेंगे कि प्रकृतिवाद क्या आया, किस प्रकार से अपने आपके सामने आया, फिर संभववाद क्यों आया, और किस प्रकार से नव निश्चयवाद की प्रक्रिया चली। तो उनके बीच उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों यानी उससे हमारे सभ्यता और संस्कृति में क्या बदलाव आए, हमारा रहन सहन किस प्रकार से बदला, हमारा खान पान किस प्रकार से बदला, उन सभी विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को लेंगे, हम विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाली विभिन्न जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे कि वे जनजातियां किस प्रकार से अस्तित्व में आई और किस प्रकार वे एक बहुत ही खराब या फिर कह लीजिए उनके लिए असहनीय वातावरण में वो रहती हुई आज भी अपने आप को बनाए रख रही है। यानी एस्किमो एस्किमो अपनी जगह पर ही अभी भी रह रहे हैं। बुशमैन्स है या पिग्मी है, वो कभी भी जंगलों से बाहर निकलकर बाहर आने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति से लगाव है और वो अपने आप को उसी रूप में बनाए रखना पसंद करते हैं। तो उन सभी विशेषताओं का अध्ययन हम अलग अलग भागों में करेंगे। फिर हम आते हैं कि मानव भूगोल की क्या विशेषताएं हैं या क्या परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल का इन्हें पिता कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध बुक है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, हिंदी में इसे नृजातीय भूगोल, नृजातीय भूगोल, नृ लिख के बताऊं? यहाँ पर माउस से लिखा जाना संभव थोड़ा कम है, मैं उसमें बता दूंगा। इसको हिंदी में नृजातीय भूगोल कहा जाता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसके अंतर्गत हम मानव और मानव की प्रकृति के बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये ड्यूरेशन रहा था 1844 से 1904 के बीच, इनका जो काल रहा था, इनके बीच में उन्होंने अपना एक जो ग्रंथ लिखा था जिसे एंथ्रोपोजियोग्राफी कहा जाता है, कि उसके कारण ये विश्व में अपने आप को प्रसिद्धि दिला पाए थे। आगे बढ़ते हैं हम आगे कि इस प्रकाशन को भूगोल में मानव केंद्रित विचारधारा को स्थापित करने के कारण युगांतरी घटना माना जाता है। इसी कारण इसे रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी अगर बात करते हैं कि मानव भूगोल का जनक कौन है, तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है, जिनकी पुस्तक का जो नाम था वो था एंथ्रोपोजियोग्राफी। आगे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है एलडी स्टाम के अनुसार, ठीक है, सॉरी ये रेटजेल के अनुसार हम पढ़ते हैं, मानव भूगोल भूपृष्ठ, भूपृष्ठ का अर्थ हो गया है कि हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी या जिस धरातल पर मानव रहता है, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, उस क्रस्ट, माइक किसी का बंद चालू है, बंद कर दीजिएगा। कौन है? प्रियंका, प्लीज अनम्यूट। म्यूट हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल पृथ्वी यानी जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट पर मानव समाज यानी मानव के विभिन्न प्रकार के जो प्रजातियां रहती हैं, तथा पृथ्वी तल के बीच में संबंधों का संश्लेष, संश्लेष यानी उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंथेसाइज करते हैं, उसको हम छोटा सा बनाकर उसको कॉम्प्रेस करने की बात करते हैं। तो वहां पर उसका संश्लेष अध्ययन है, ये परिभाषा रेटजेल के माध्यम से दी गई थी। इसी प्रकार से एल्डिस्टाम की परिभाषा है कि उसके अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, यानी हमें पृथ्वी का जो अध्ययन करना है वो इस प्रकार से करना है कि वो मानव का एक घर है, उसके रूप में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये एल्डिस्टाम की है। नेक्स्ट परिभाषा जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सैंपल का जो नाम है बार बार आएगा,
ये एलन सैम्पल जो थी अमेरिका की थी, और जो रेड जेल जो थी, उस रेड जेल की ये शिष्या थी, लेडी है ये, कुमारी एलेन चर्चिल नहीं लिखा हुआ है, चर्चिल सैम्पल इनका नाम है, जो अमेरिकन थी, और ये रेड जेल की शिष्या थी। ठीक है, रिसर्च स्कॉलर जिन्होंने अपना शोध कार्य जो है रेड जेल के सानिध्य में किया था। तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी जो पर्यावरण निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी। अब ये पर्यावरण निश्चयवाद क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। पर्यावरण निश्चयवाद का अर्थ होता है कि प्रकृति को ही सर्वे सर्वा समझना, प्रकृति को ही सर्वे सर्वा समझना, यानी प्रकृति जो कहे या जिस प्रकार से कहे उस प्रकार से मनुष्य को ढल जाना चाहिए। बारिश हो रही है तो आप बारिश का आनंद लीजिए, छतरी को खोलने का प्रयास न करें। आपको धूप लग रही है तो प्रकृति चाहकर आपको धूप प्रदान कर रही है, आप छांव में जाने की कोशिश ना करें। ये कहलाता है प्रकृतिवाद। यानी आप किस प्रकार से पेड़ पर फल लगे हुए हैं तो उस फलों को आप तोड़ने की कोशिश ना करें, वो फल जब पक कर अपने आप गिरेंगे तब आप खाइए। लकड़ियां जब तक सूख नहीं जाती तब तक आप उसका प्रयोग ना करें। ये प्रकृतिवाद है। ठीक है, इस प्रकृतिवाद की विचारधारा में हम शुरू से ही प्रकृति को एक देव के रूप में पूजते हैं। प्रकृति एक देव है, उसके रूप में हम इसे समझते हैं। तो इस प्रकार की जो विचारधारा थी उसकी कट्टर समर्थक थी। लेकिन जैसे जैसे आप अध्ययन करोगे आगे, बाद में तो अंतिम जो समय था इनका, जब ये पूरे के पूरे बदल गए और संभववाद के थोड़ा से पास में ये चले गए। इनकी जो परिभाषा है वो कई बार प्रश्न में पूछी जा चुकी है कि पृथ्वी या मानव भूगोल किसे कहते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी घूम रही है अपनी जगह पर, उसमें चेंजेज आ रहा है। यहाँ पर घूमने का अर्थ नहीं है, अस्थिर पृथ्वी का अर्थ है कि उसमें बदलाव आ रहे हैं। कुछ इंडोजेनेटिक है, कुछ एक्सोजेनेटिक है। कुछ याद आ रहा है, अंतर्जात, कुछ बहिर्जात, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तन आ रही पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मानव भी कुछ न कुछ परिवर्तन ला रहा है। प्रकृति के अंतर्गत अपने आप बदलाव आ रहे हैं। पर्वत धीरे धीरे अपरदित होकर मैदान बनते जा रहे हैं, वापिस पर्वत थोड़ा थोड़ा ऊपर भी सरकते जा रहे हैं। महासागरों के अंतर्गत पानी कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। नदियां कभी काफी वेग से बहती हैं, कब पानी घट जाता है। तो कुछ न कुछ चेंजेस आ रहा है। एवं क्रियाशील मानव, ऊपर से मानव भी क्या कर रहा है, इसमें बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। वो उसमें कुछ न कुछ बदलाव लाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। के बीच परिवर्तनशील संबंध, परिवर्तनशील संबंध का अर्थ होता है कि मानव मानव हमेशा एक्टिव रहा है, उसने पृथ्वी में चेंजेस लाने के प्रयास किए। तो सबसे पहले जब आदिम अवस्था में था, वो प्रकृति को देवता समझता था, प्रकृति के अनुसार चलता था। लेकिन जैसे जैसे उसने समझ पकड़ी, उसने खेती करना शुरू किया, तो वह प्रकृति के विरुद्ध जाने लगा। उसने जानबूझकर कुछ दाने बिखेरे और नए नए पौधों को उगाना शुरू किया, नई फसलों को उगाना शुरू किया। प्रकृति के विरुद्ध गया। प्रकृति के विरुद्ध जाने के कारण यहाँ पर संभववाद की विचारधारा सामने आई। तो ये परिवर्तन आया। अभी जो वर्तमान का जो समय है उसके अंतर्गत उसे पता चल गया कि अगर हम प्रकृति को इसी प्रकार से प्रदूषित करते रहे तो आने वाले समय में तो प्रकृति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल और विभिन्न प्रकार के खनिज हमें मिलना मुश्किल होंगे। तो वहां पर एक नई विचारधारा आई जिसको नव निश्चयवाद कहा जाता है कि प्रकृति में कम बदलाव करें, उतना ही बदलाव करें कि जितनी हम परिपूर्ति कर लेते हैं। कहा जाता है कि हमें एक पेड़ काटना चाहिए तो उसके बदले 10 पेड़ लगाने चाहिए। ये विचारधारा जो अभी वर्तमान में चल रही है वो इस परिवर्तनशील विचारधारा का ही रूप है कि हम काटें, भले काटें, लेकिन हमें वापस प्रकृति को कुछ देना है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी खुद भी बदल रही है, एवं क्रियाशील मानव के बीच परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा आप रट लीजिए और केवल इसी परिभाषा से उसका पूरा का पूरा उद्देश्य या पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि मानव भूगोल किसे कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैं भी रेस्ट कर लूँ थोड़ी, जब तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। कोई नहीं, घर से तो बोल सकते हैं, क्लास में तो मुझे पता है कि आप चुप रहते हैं। कोई नहीं है, सबको समझ में आ गया? अभी भी एक ने अपना नाम नहीं लिखा है, ये 939 नाम लिख दीजिएगा। रीनेम क्या लिखूं इसको? 39ECFDCC, ये कौन है? बोल के बताएं, मैं आपका नाम चेंज कर लेता हूँ यहाँ से ही। आवाज नहीं आई मेरे पास। संगीता राजपुरोहित। अगली बार आप नाम चेंज करके आए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, काफी है इतना रेस्ट। हाँ, तो इस परिभाषा के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आगे के जो टॉपिक है संभववाद से उससे संबंधित है, उन चीजों को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। भौतिक दशाओं का योगदान होता है और ये सब चीजें, ठीक है। यहाँ पर ये एक नोट्स है, तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, निश्चिंत रहें। एच डी कौशिक की एक किताब है, उस एच डी कौशिक की किताब के अनुसार हम इसको वापस रीड कर लेते हैं कि इस मानव भूगोल के बारे में उसका क्या अर्थ है। नहीं तो हम इसे कल पढ़ेंगे, 2-4 दिन क्या हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो एच डी कौशिक की किताब अगर है किसी के पास तो आप देख लेवे। मैं बता देता हूँ, इसमें कहीं लिखा हुआ हो तो अ, मानव भूगोल का अर्थ। चलो टॉपिक का नाम नहीं है, ये एच डी कौशिक की बुक है। अगर हो आपके पास तो ठीक, नहीं तो मैं आपके साथ पीडीएफ इसकी शेयर करता रहूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, बाकी मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है।